अच्छा, आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ और उसके आंसर जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होंगे। और एमसीक्यू भी करते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि डिप्रेशन में क्या लक्षण नहीं होता है। डिप्रेशन में क्या लक्षण नहीं होता है? पहला ऑप्शन है हेल्पलेसनेस, दूसरा ऑप्शन है होपलेसनेस, तीसरा है वर्थलेसनेस और चौथा है हैप्पीनेस। इसमें बताया जा रहा है कि कौन सिम्टम नहीं होता है। तो होपलेसनेस होता है, आपका हेल्पलेसनेस होता है, वर्थलेसनेस होता है, हैप्पीनेस नहीं होता है। हैप्पीनेस की जगह क्या होता है? सैडनेस होता है। तो व्हाट इज़ डिप्रेशन एंड हाउ कैन डायग्नोस? आप डिप्रेशन को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? तो पहला चीज़ है कि ये एक नॉन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। नॉन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर क्या है? कुछ ऑर्गेनिक कॉज में भी आपका डिप्रेशन होता है, बट इट्स रेयर। ऑर्गेनिक, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक, व्हाट इज़ नॉन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर मीन्स हो गया कि आपका कुछ ब्रेन में पैथोलॉजी है, ट्यूमर है, सिस्ट है, इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है, बाकी और भी बीमारी हैं जिसके कारण कोई सिम्टम आ रहा है, तो ये है ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। और नॉन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर मीन्स है कि उसका कारण जो है, पैथोलॉजी जो है नहीं है, लेकिन डिसऑर्डर है। तो डायग्नोसिस डिप्रेशन का कैसे करना है? हेल्पलेसनेस रहेगा, टेंडेंसी ऑफ सुसाइड रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, लॉस ऑफ फूड रहेगा, वेट लॉस रहेगा। तो ये सब जो सिम्टम है, ये है डिप्रेशन का। ना डिप्रेशन, अगर ये सिम्टम अगर 6 वीक तक अगर आता है, देन यू कैन डायग्नोस एज ए डिप्रेशन। नाउ तो इसमें क्वेश्चन में है क्या आंसर होगा? दैट इज़ हैप्पीनेस, क्योंकि इसमें हैप्पीनेस नहीं रहता है। दूसरा चीज़, कैसे इसका ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट है रूल आउट फर्स्ट कॉज, कि कॉज क्या है और कॉज का इलाज करें। मोस्ट ऑफ द केसेज में क्या है कि कॉज नहीं मिलता है। जैसे अभी बताया कि ऑर्गेनिक कॉज है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, या फैटिक क्रोनिक सिंड्रोम है, या और भी CKD में डिप्रेशन होता है, MI में डिप्रेशन होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। तो ये सब ऑर्गेनिक कॉज है जिसके कारण तो आप उस बीमारी को अगर ठीक करते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, CKD को, तो डिप्रेशन खुद ब खुद रिलीफ हो। साथ में अब अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉज नहीं, तो कॉज नहीं है, ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, लेकिन कॉज है, लाइक फैमिली डिस्टर्ब है, लॉस ऑफ फाइनेंशियल पावर है, लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर्स है, कुछ फैमिली डिस्प्यूट है, वर्किंग प्लेस डिस्प्यूट है। तो ये सब कारण है डिप्रेसिव एपिसोड का। तो डिप्रेशन को आप सिंपली आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कि एक्यूट, मीन्स कुछ आपके साथ ऐसा हुआ कि जिस चीज़ को आप अपने डिफेंस मैकेनिज्म से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मीन्स कुछ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड यू हैव लॉस्ट इट। कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ जो है आपने उसको लॉस कर दिया। तो इसका 3 कंडीशन हो सकता है। या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं था, लॉस्ट हो गया, तो आप उसको एडजस्ट करें। दूसरा चीज़ है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, निगेटिव थॉट आता है, जिसके कारण भी डिप्रेशन होता है। दूसरा चीज़ है कि आप रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, और उसको किसी तरीके से उस चीज़ को आप मैनेज कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट कर लिए, उसमें सिम्टम कम आएगा। जो मैनेज कर रहे हैं किसी तरह से, उसमें सिम्टम कम आएगा। लेकिन अगर निगेटिव है तो उसमें आपको फर्स्ट ग्रीफ आएगा। ग्रीफ मीन्स क्या होगा कि ग्रीफ मीन्स दुख। और ग्रीफ
ये ग्रीफ किसको कहेंगे कि आपका कोई फाइनेंशियल चीज़ कोई लॉस हो गया इंपॉर्टेंट चीज़, और आप तकलीफ़ तो हर किसी को होता है, दैट इज़ पेनफुल इवेंट, ऑब्वियसली दैट इज़ पेनफुल इवेंट, लेकिन वो रिकवर आपका 1 सप्ताह या 10 दिन में नॉर्मली हो जाना चाहिए। लेकिन आपका 10 दिन में आपका ये जो पीरियड है, दुख का पीरियड है, आपने रिकवर नहीं किया तो ये ग्रीफ में चला जाएगा। ज़्यादा दिन तक तकलीफ रहा तो ये ग्रीफ में चला जाएगा। ग्रीफ के बाद आएगा प्रोफाउंड ग्रीफ, उसके बाद जो आएगा अब आपका डिप्रेसिव सिम्टम आ जाएगा। भूख नहीं लगेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, लोनलीनेस अच्छा लगेगा, लाइट अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ साइन एंड सिम्टम ऑफ योर डिप्रेशन। नाउ अब ट्रीटमेंट है, कॉज का ट्रीटमेंट किए, ठीक हो गया। कॉज नहीं है, बाकी सब फैक्टर देखेंगे कि फैमिली फैक्टर है, तो उसका हम काउंसलिंग करेंगे, उसको हम साइकोथेरेपी करेंगे, बिहेवियर थेरेपी करेंगे। तो ये सब करके हम ये नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है कि अब 2 तरीका का एंटी डिप्रेसेंट है, टिपिकल एंटी डिप्रेशन, एटिपिकल एंटी डिप्रेशन। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में क्या है कि उसका साइड इफ़ेक्ट कम है, लेकिन जो टिपिकल आपका जो एंटी डिप्रेसेंट है उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। ओके, तो ये हो गया ऑलमोस्ट इन अ नटसेल योर डिप्रेशन। हाउ कैन यू डायग्नोज, साइन एंड सिम्टम क्या है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन एंड व्हाट इज़ योर ट्रीटमेंट। नाउ अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इल्यूजन, व्हाट इज़ डिल्यूजन, व्हाट इज़ हेलुसिनेशन। हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, या इधर MCQ हो, थ्योरी हो, BSc हो, GNM हो, अदर पैरामेडिकल। तो व्हाट इज़ इल्यूजन। इल्यूजन क्या है? इल्यूजन वो चीज़ है जो ऑब्जेक्ट है लेकिन आप उसको परसीव गलत कर रहे हैं। सपोज़ कि ये कोई रस्सी है टांगी हुई है, अब आप उसको भय से या जैसे भी आप उसको लग रहा है कि सांप लटक रहा है, तो ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट विथ रॉन्ग परसेप्शन। चीज़ें हैं लेकिन आप उसका परसेप्शन गलत कर रहे हैं। और डिल्यूजन क्या हुआ कि चीज़ें नहीं हैं लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कोई हमारे विषय में सोच रहा है, कोई हमारे विषय में गलत बोल रहा है, कोई हमारे काम के पीछे लगा हुआ है, कोई हमारी शिकायत कर रहा है, कोई हमको जान से मार देगा। तो ये परसिस्टेंट जो बिलीव है जो कि नहीं है, कोई आपको एक्सप्लेनेशन दे भी रहा है उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा है, तो दैट इज कॉल्ड योर डिल्यूजन। अच्छा, हेलुसिनेशन क्या? हेलुसिनेशन मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बिलीव भी नहीं है, लेकिन कोई आपको लग रहा है कि कोई आपको कहीं चीज़ से कंट्रोल कर रहा है। लाइक सबसे कॉमन क्या है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन, कि कोई बात कर रहा है, आपको ये फील हो रहा है और आपके कान में आवाज़ आ रही है कि कोई हमसे बात कर रहा है, आप बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बात करना आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन कोई ऐसा बात आपसे ओरिजिनली कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, किसी से आपको मतलब नहीं, बट यू आर लिसनिंग समथिंग, तो इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ हेलुसिनेशन। MCQ में आता है कि व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट हेलुसिनेशन। तो कॉमनेस्ट हेलुसिनेशन क्या है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन इज द कॉमनेस्ट हेलुसिनेशन। अब ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन आता है, जिससे आपको कुछ स्मेल आ रहा है, कोई स्मेल नहीं है, दूसरे किसी को नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि समथिंग बैड हो सकता है, रॉन्ग स्मेल हो सकता है। तो ये हो गया आपको हेलुसिनेशन। तो डिफिनेशन आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, इल्यूजन, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। ओके, विथ एग्जांपल, खुले स्थान के डर को क्या कहते हैं?
खुले स्थान के डर को क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड योर एक्रोफोबिया। एंड नाउ व्हाट इज फोबिया? फोबिया क्या है? कोई भी नॉर्मल सिचुएशन जिससे आपको इतना भय है कि आपको मेंटली फिजिकली आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्सेसिव फियर ऑफ एनीथिंग, डर का भाव। इसे आपको लगता है क्लोज स्पेस में हम जाएंगे तो हमको दम घुट जाएगा, हमको कुछ हो जाएगा, बाकी लोग जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे को क्लोस्ट्रोफोबिया। बहुत लोग लिफ्ट में नहीं चढ़ पाते हैं, गेट बंद हो जाता है, उनको लगता है कि बेचैनी हो जाता है, तो दैट इज़ फोबिया, एक्सेसिव फियर ऑफ एनी नॉर्मल थिंग। तो ये चीज़ आपको फोबिया है। फोबिया का क्या सिम्टम रहेगा कि कोई भी चीज़ से वो डरेगा और कोई भी चीज़ इतना डर जाएगा कि वो फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। डर तो कोई किसी हाइट पर कोई भी, ठीक है, फोबिया एक अलग चीज़ है, अब डर कोई अलग चीज़ है। कोई अगर छत पे गया, अगर जिसको फोबिया है वो छत पे चढ़ ही नहीं पाए, उसको लगे कि मैं वहाँ जाऊँगा तो गिर के मर जाऊँगा। लेकिन जिसको डर है वो चढ़ेगा, लेकिन थोड़ा उसको डर भय रहेगा, कोई सिम्टम नहीं रहेगा आएगा उसको, लेकिन डर तो रहेगा कि छत पे चढ़ा है, अकेला है, या जिसके साथ भी है गिरने का डर है, बट सिम्टम उसका कुछ नहीं है। लेकिन जिसको फोबिया रहेगा वो घबराया हुआ रहेगा, बेचैनी हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, पूरा स्वेटिंग हो जाएगा, चिल्लाने लगेगा। तो दैट सिचुएशन इज समथिंग डिफरेंट, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, दैट इज योर फोबिया। तो फोबिया इज ए बिहेवियर डिसऑर्डर, ठीक है। तो कैसे उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट एक्सपोजर थेरेपी करते हैं। एक्सपोजर थेरेपी करेंगे, बिहेवियर थेरेपी करेंगे, साइकोथेरेपी करेंगे, दीज आर द ट्रीटमेंट। तो एक्सपोजर मीन्स किसी को अगर छिपकली से अगर डर है तो आपको ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को रखना है कि छिपकली का उसका एक्सपोजर हो। इट मीन्स अगर वो आप अगर काउंसलिंग कर रहे हैं तो पहले तो छिपकली का फ़ोटो बनाना पड़ेगा। फ़ोटो बना के उसको दिखाइए, डिफरेंट तरीक़े से दिखाइए उसको, कलरफुल, विदाउट कलर, उसको पढ़ने के लिए दीजिए कि छिपकली से क्या होता है, नहीं होता, वो उसके विषय में डिटेल जानेगा। तो उसको जो मन का अंदर का जो भ्रम है वो चीज़ निकलेगी। फिर छिपकली का फ़ोटो बनाइए, उसको बोले टच करने के, दैट इज़ एक्सपोजर थेरेपी। तो जैसे जैसे वो चीज़ से एक्सपोज होगा उसके विषय में उसकी जो भावना है, जो मन की स्थिति है वो चेंज होगी। दैट इज़ द ट्रीटमेंट। उसके बाद उस चीज़ को जान जाएगा और उसका ब्रेन जो उस चीज़ को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो उसके बाद उसके मन में जो डर है वो चीज़ नहीं रहेगी। तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है एक्सपोजर थेरेपी, ठीक है। उसके साथ बिहेवियर थेरेपी है। तो दैट इज़ योर फोबिया, डिफरेंट काइंड ऑफ फोबिया। अच्छा, एपिलिप्सी और सीजर और कन्वल्सन, 3 वर्ड है, तीनों का जो अलग अलग मीनिंग है। देखिए, एपिलिप्सी किसको कहेंगे? एपिलिप्सी उसको कहेंगे जिसमें कॉज नहीं पता है, लेकिन एबनॉर्मल मूवमेंट हो रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है, एवरीथिंग इज देयर, बट कॉज इज नहीं, उसको किस कारण से हो रहा है इसके लिए पता नहीं है। दैट इज योर एपिलिप्सी। कन्वल्सन क्या है कि चाहे जिस कारण से भी बॉडी एबनॉर्मल मूवमेंट हो रहा है और पेशेंट एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट हो रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड योर कन्वल्सन। तो हो सकता है कि किसी को कोई डर गया जिसके कारण वो बेहोश हो गया, हाथ पर हिलने लगा, तो दैट इज़, या कोई इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण, या कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया जिससे इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हुआ जिसके कारण वो एबनॉर्मल मूवमेंट हुआ, या ब्रेन में ट्रॉमा लगा तो ब्रेन का प्रेशर बढ़ा
ब्रेन इंजुरी हुई जिसके कारण एबनॉर्मल मूवमेंट हुआ, दैट इज योर कन्वर्जन। नाउ सीजर, सीजर क्या है, कॉज पता है, जैसे ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया, ग्लियोसिस हो गया, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया, तो क्या हो, रिकरेंट एपिसोड ऑफ कन्वर्जन होगा, तो दैट इज योर सीजर, दैट इज कॉल्ड योर सीजर डिसऑर्डर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका कॉजेज रहता है सीजर में, लेकिन एपिलेप्सी में कॉजेज नहीं रहता। ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी इज मोर डिफिकल्ट दैन योर सीजर, बिकॉज इन सीजर यू नो द व्हाट इज द कॉज, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट का कॉज क्या है, लेकिन आपको एपिलेप्सी में ये चीज़ पता नहीं है। कॉज जहाँ नहीं होता है उसको एपिलेप्सी बोलते हैं, कॉज जहाँ होता है उसको, अगर शॉर्ट एपिसोड है तो दैट इज योर कन्वल्जन। लाइक फेब्राइल सीजर कभी नहीं कहते, फेब्राइल कन्वल्सन बोलते हैं, क्योंकि फीवर, टेम्परेचर बढ़ा, सडन एपिसोडिक एबनॉर्मल मूवमेंट हुआ, पेशेंट बच्चा अनकॉन्शियस हुआ, फिर कॉन्शियस गेन किया, कोई दिक्कत नहीं। तो द ट्रांजिएंट एबनॉर्मल मूवमेंट दैट इज कॉल्ड योर कन्वल्सन। वही अगर कन्वल्सन रिपीटेडली आ रहा है, एक सिंक्रोनाइज वे में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर सीजर। और अगर कोई कारण अगर नहीं है एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट का, दैट इज एपिलेप्सी। ठीक है, द थ्री टर्म। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? फेब्राइल सीजर से स्टार्ट कीजिए। देखिए, फेब्राइल सीजर से भी क्वेश्चन आता है। फेब्राइल सीजर क्या है? बच्चा अगर जन्म से लेकर, एक्चुअली जन्म से लेके नहीं, रेयरली होता है, बिफोर 1 ईयर फेब्राइल सीजर इज रेयर। 1 साल के पहले फेब्राइल सीजर नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है। सबसे कॉमन है 1 से 5 साल के बीच कॉमन है। 2 से 5 साल में बहुत कॉमन है, लेकिन 1 साल के बाद भी होता है। तो ट्रीटमेंट क्या है? बच्चा को हाइड्रेट रखेंगे, स्पॉन्जिंग करेंगे, पैरासीटामोल देंगे, एंटी कन्वल्सन देंगे, कोई भी सोडियम वालप्रोरेट दे सकते हैं, लेवेरा दे सकते हैं। अगर एक्यूट स्टेज है तो इंजेक्शन लोराजेपाम देंगे। लोराजेपाम अगर आपके पास नहीं है तो मिडाजोलम दे सकते हैं, बहुत हार्ड है। 0.0 to 0.25 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से स्टैट डोज दें। रिकवर कर गया, ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके। एंटीबायोटिक हैवी नो एनी रोल इन फेब्राइल कन्वल्सन। टेम्परेचर डाउन होगा, बच्चा को रिलीज कर देंगे, एडवाइस करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड होगा, ले आना है। लेकिन ऑन इन फेब्राइल सीजन में कंटिन्यू किसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पे नहीं रखते हैं। दैट इज योर ऑल अबाउट फेब्राइल सीजर। कोई फेब्राइल सीजर आपका एक्सटेंड कर जाएगा, जैसे 5-6 ईयर का हुआ उसके बाद भी आने लगेगा, तब फेब्राइल सीजर कन्वर्टेड इनटू योर सीजर डिसऑर्डर। अब ये सीजर डिसऑर्डर हो गया, तो अब कुछ 10 से 15% केसेस में होने लगता है, तो वो 15-20 साल तक उसका कोर्स रहता है, वो चलते रहता है। दैट इज़ योर सीजर। नाउ अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में कि कौन कौन सा ड्रग है और कब कब देते हैं। इसमें 3-4 एक्यूट फेज में आपको इंजेक्शन लोराजेपाम, IMIV इंजेक्शन, डायजेपाम आजकल बहुत रेयरली यूज़ होता है, मिडाजोलम यूज़ होता है। तो दीज आर द इंजेक्टेबल ड्रग्स। सोडियम वालप्रोरेट इंजेक्शन, इंजेक्शन योर इक्टवाइन, इंजेक्शन फेनोबार्बिटोल। These are the injectable drugs used in your convulsion treatment। ठीक है, बाकी कन्वल्सन का कैसे ट्रीटमेंट, ये तो आप IBSS करके दे दिए। उसके बाद ABC, एयरवे, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग टोटल मेंटेन करना है और बच्चे को हाइड्रेट करना है। उसके बाद अगर ये लगता है कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ योर इन्फेक्शन, देन यू गिव एंटीबायोटिक, ओके। और एक्यूट स्टेज में क्या होगा कि स्टेरॉइड डोज देंगे,
उसके बाद हम लोग उसको मेंटेनेंस डोज देते हैं। मेंटेनेंस डोज हम 2 दिन या 3 दिन तक कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद हम लोग टेपर करके इंजेक्शन बंद करके हम लोग ओरल दे देते हैं। तो इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस दैट आपको फर्स्ट एपिसोड ऑफ एनी कन्वल्सन इज नॉट ट्रीटेड एज सीजर डिसऑर्डर। फर्स्ट एपिसोड को हम लोग सीजर की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, उसको उसी समय ट्रीट करके उसको छोड़ देते हैं। पेशेंट या अटेंडेंट को बोलते हैं कि इसको ऑब्जर्व करना है, दूसरी बार अगर आएगा तो उसको रिपोर्ट करना है। कभी कभी ऐसा होता है, वाई बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है एक बार किसी को कन्वल्सन हुआ, उसके बाद होल लाइफ में नहीं आया, तो बेकार में हम उसको 4 से 5 साल तक उसको हम एंटी कन्वल्सन दवा देंगे। अब दूसरी एंटी कन्वल्सन क्या दवा है जो ओरली हम लोग देते हैं एज ए मेंटेनेंस थेरेपी, दैट इज सोडियम वैलपोरेट, लेवेरासिटाम, फेनिट्रिन, योर फेनोबार्बिटोन। इन यंग एज लेस देन 2 years में हम लोग फेनोबार्बिटोन देते हैं। दीज आर द योर क्लोबाजाम, दीज आर द ड्रग्स विच यूज एज ए योर मेंटेनेंस। कुछ सिंड्रोम है जो इससे रिलेटेड है, जैसे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में स्किन पैचेज होता है और ब्रेन में छोटा छोटा ट्यूबरस होता है, छोटा छोटा ग्रोथ होता है, जिसके कारण स्पार्किंग होता है, जिसके कारण सीजर आता है। तो दैट इज ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। तो दैट इज ऑल अबाउट योर सीजर डिसऑर्डर, व्हाट इज एपिलेप्सी, what is your convulsion, what is the treatment. Okay.